दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके इस ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 पढ़ेंगे जो टीजीटी पीजीटी लेवल का है। और आप जान रहे हैं कि यहां से आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो मिल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि यह काफ़ी प्रामाणिक प्रैक्टिस सेट है और इसमें अशुद्धियां मतलब न के बराबर होती हैं। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट का या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास का, मैं पूरा बाकायदे आदिकाल से लेकर के आपका नई कविता तक का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया हूं। आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। पर पत्र पत्रिकाओं का भी बहुत सारा वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, जो अगर पत्र पत्रिकाओं का वीडियो पढ़ लेंगे तो उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि कुछ नहीं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए प्लीज़। क्योंकि अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि उसका प्रतिफल हमें मिलना चाहिए तो कुछ नहीं, तो केवल लाइक और शेयर कर दीजिए। भले सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है। शेयर अधिक से अधिक करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। और यहाँ से बहुत सारे वीडियोस, अभी परीक्षा में करीब 15 दिन का और समय है। टीजीटी पीजीटी का परीक्षा, टीजीटी में 15 दिन का और पीजीटी में लगभग मान के चलिए 25 दिन का टाइम है। और तब तक मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आइए, 10वां जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके सामने है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वह है कि नमो भगवंतम वासुदेव वासुदेवम, नमो भगवंतम वासुदेवम। उपर्युक्त वाक्य का जो शुद्ध रूप है वो क्या है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों ये है डी, नमो भगवते वासुदेवाय, ये सही है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, हरिणा हरिभ्याम हरिभी किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो दोस्तों दो का हो जाएगा सी, ये तृतीय विभक्ति के ये रूप हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। तो दोस्तों 3 का है ए, महर्षि दुर्वासा को कहा है। आप जानते हैं दुर्वासा ऋषि जो है कि काफी क्रोधित ऋषि माने जाते थे और उनको सुलभ कोपो महर्षि कालिदास ने कहा है। ठीक है। चलिए चौथा देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है, आपको यह बताना है। तो दोस्तों 4 का है सी, किरातार्जुनीयम, ये भारवी द्वारा लिखा गया है। 5 देखिए, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है ये कई बार। तो दोस्तों ये 5 का है ए, लक्ष्मी। उनके हर प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है, ठीक है ना, अंतिम पद, उसमें लक्ष्मी शब्द का प्रयोग जरूर हुआ है, ध्यान रखिएगा। छठवां देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है क्या है, आपको ये बताना है। तो 6 का है दोस्तों सी, कृशांगी, यही वाला शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 7 का है बी, दिन दिन नहीं है, बाकी सब जो है द्वंद्व समास का उदाहरण। क्योंकि दिन दिन बीच में डैश है और ये फंसाने के लिए दिया हुआ है। अक्सर हम समझ बैठते हैं दिन और दिन होगा, लेकिन नहीं, दिन दिन का मतलब दिन भर से मतलब है और दिन भर का मतलब अव्ययभाव समास हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अव्यय समास में कई बार ये पूछा जाता है। उसके बाद 8वां देखिए, निम्नलिखित में से नामधातु क्रिया कौन सी नहीं है। नामधातु क्रिया आपको बताना कौन सी नहीं है। तो 8 का हो जाएगा बी, अपनाना नामधातु क्रिया नहीं, बाकी सब नामधातु क्रिया है। ठीक है ना। आइए 9वां देखिए, 9वां, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है। तो 9 का है ए, अलंकारवादिता, ये प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। ठीक है। 10वां देखिए, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है,
स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो दोस्तों 10 का है बी, महात्मा गांधी के सुझाव पर ये दक्षिण भारत में जो है हिंदी प्रचार सभा का स्थापना किया गया। 11 देखिए, कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश परिहार न जाई उपयुक्त पंक्ति में निहित प्रमुख अलंकार है। आपको अलंकार बताना है। तो देखिए आप साफ साफ देख रहे हैं, कर सरोज माने कर रूपी सरोज माने हाथ रूपी कमल, ठीक है ना। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। 12 देखिए, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प है डी, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में गुण व कार्य का आरोप लगाया जाए, ठीक है ना, यही उसका सही विकल्प हो जाएगा। 13 देखिए, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। तो दोस्तों 13 का हो जाएगा सी, क्योंकि देखिए कुंज और कुंज ऐसे दो बार दिया है, कुंजरू और कुंज दिया है ना, तो इसलिए जो है कि यहाँ दोनों का अलग अलग अर्थ हो रहा है। 14 देखिए, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है, ठीक है ना, किसमें प्रथम और अंतिम पद समान होता है? तो दोस्तों 14 का है बी, कुंडलियां। कुंडलियां में प्रथम और अंतिम शब्द जो होता है क्या होता है, समान होता है। 15 देखिए, कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना है? अक्सर पूछा जाता है किन किन छंदों से मिलकर के बना है। तो दोस्तों ये 15 का आपका हो जाएगा डी। 15 का क्या हो जाएगा, डी, दोहा और रोला, ठीक है ना। एक प्रश्न और इसी लगे जान लीजिए, छप्पय पूछता है कभी कभी कि छप्पय किन किन छंदों से मिलकर बना है? तो दोहा और उल्लाला से मिलकर के छप्पय बनता है, ठीक है ना। सॉरी, रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला मिलकर के क्या बनता है, छप्पय बनता है। और दोहा और रोला मिलकर के क्या बनता है, कुंडलियां बनता है। ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। ये विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। 16 देखिए, 11-13 के क्रम में 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर आप छंद पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि दोहा में प्रथम और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा जो तो उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा आपका, सोरठा। 16 का ए, ठीक है ना। आइए 17 देखिए, 17 क्या है, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ये अक्सर पूछता है दर्शन कि किस दर्शन पर आधारित है। तो भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है दोस्तों, ये सांख्य दर्शन पर ये आधारित है, ठीक है ना। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो 18 का सी, रोमांच संचारी भाव नहीं है, अनुभाव के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपक की संख्या कितनी होती है? यानी अर्थोपक्षेपक की संख्या पूछ रहा है कितनी होती है? तो दोस्तों 19 का होता है सी, 5 जो है कि अर्थोपक्षेपक होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 20, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो दोस्तों 20 का आपका है सी। तो सी क्या है, देखिए, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, यह जो है कि ये कथन सही नहीं है, ठीक है ना। 21 देखिए, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो 21 का है सी, नाट्य शास्त्र। 22 देखिए, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये किसका काव्य लक्षण है? तो दोस्तों 22 का है सी, मम्मट का, ठीक है ना। 23 देखिए, निर्वैतिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 23 का दोस्तों है बी, इलियट से संबंधित है। 24 देखिए, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? तो दोस्तों 24 का है ए, वर्ड्सवर्थ का है ये, ठीक है ना। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है जो कि आपके पीजीटी लेवल का है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। 25,
ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की? ईश्वर मर गया घोषणा किसने की? तो ये है नीत्शे ने इसकी घोषणा की है। 26 देखिए, अभिव्यंजनावाद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजनावाद के विषय में, तो दोस्तों 26 का आपका है सी, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है। ये कथन जो है कि सही नहीं है, ठीक है ना। 27 देखिए, 27 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? मैंने किसको ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं? तो दोस्तों रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं, ये हो जाएगा। 28 देखिए, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? विशाल भारत के, तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे, ठीक है ना। 29 देखिए, प्रभा नामक पत्रिका के संपादन किसने किया? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन, तो 29 का आपका हो जाएगा सी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है ना। 30 देखिए, उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो 30 का आपका है ए, किशोरीलाल गोस्वामी। 31 देखिए, निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं, निष्कवच उपन्यास की लेखिका आपको बताना है। 31 का है डी, राजी सेठ, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। 32 देखिए, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो दोस्तों 32 का है ए, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, यह कथन सुसंगत नहीं है। आइए 33 देख लिया जाए, कलम का मजदूर किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही नहीं, क्या पूछ रहा है? कलम का मजदूर, ठीक है ना। ये किसकी रचना है? तो दोस्तों 33 का आपका हो जाएगा बी, ये मदन गोपाल की रचना है। और आप कमेंट में करके बताएंगे कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, कमेंट करके आप बताएंगे। और हाँ, आप यहाँ हमें यह भी कमेंट करके बताएंगे कि किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। हालांकि ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा सामान्य लेवल से थोड़ा सा ऊपर का है, टफ लेवल का है, लेकिन अगर इसमें आप 100 के नियर अबाउट पहुंच जाते हैं तो समझिए कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए 34 देखिए, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो दोस्तों 34 का है बी, अज्ञेय जो है कि जीवनी लेखक नहीं है। 35 देखिए, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है, तो 35 का आपका हो जाएगा बी, जलती हुई नदी। 35 का बी, जलती हुई नदी। 36 देखिए, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। 36, तो दोस्तों आपको आपका जो विकल्प हो जाएगा 36 का, ये हो जाएगा डी, 36 का विकल्प हो जाएगा डी, उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक बुद्ध चरित्र नाम से खड़ी बोली में पद्यानुवाद करवाया, ठीक है ना, ये सही नहीं है। आइए 37 देखिए, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? तो दोस्तों ये है विश्वनाथ, ये वक्रोक्ति की विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। 38 देखिए, मंगल करण कली मलहरन तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? आपको छंद बताना है, तो 38 का है बी, हरिगीतिका छंद है इसमें, ठीक है ना। 39 देखिए, आरत सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो में कौन से गढ़ है? ये गढ़ पूछ रहा है क्योंकि ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। तो 39 का आपका हो जाएगा ए, जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ और गुरु, ठीक है ना। ज फिर लास्ट में गुरु, ये गणों की संख्या इसमें है, इस पंक्ति में, ठीक है ना। 40 देखिए, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? आपको ये बताना, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो 40 का है सी। दोस्तों आप जानते हैं कि द्रविड़ जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं वो सब द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है, जबकि बंगाली दक्षिण भारत की नहीं है, इसलिए यह द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए 41 देखिए, पंजाबी राजस्थानी हरियाणवी ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? 41 का दोस्तों है भी, मानक हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है ना, इससे मानक हिंदी का विकास हुआ है। आइए 42 देखते हैं, भाषा व साधन इसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है, यह जो है कि यह कथन किसका आपको ये बताना है। तो 42 का दोस्तों हो जाएगा सी, ये कामता प्रसाद गुरु का कथन है, ठीक है ना।
ये कथन जो कामता प्रसाद गुरु का है। 43 देखिए, कुप्पी टोपी नीर पहाड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत है? तो दोस्तों 43 का है ए। ये सब जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से शब्द आए हुए हैं हिंदी में। कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़, ये शब्द जो है ये द्रविड़ परिवार से हिंदी में आए हुए हैं। ठीक है ना, 43 हो गया। 44 देखा जाए। 44 देखिए, 44 कह रहा है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है ना, तो कौन सी बोली नहीं आती है? तो 44 का आपका हो जाएगा डी, ये कन्नौजी नहीं आती है। सॉरी, नहीं दोस्तों, कन्नौजी नहीं, एक बार फिर से देखिए, वो अवधी, अवधी, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली है, कन्नौजी है, ब्रज है, ठीक है ना, ये 3 ये हो गया, 2 और है, बांगरू है और बुंदेलखंडी है। तो 5 बोली जो है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और अवधी जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो ये अवधी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 45, इसमें से कौन सा गलत है? आपको गलत कथन छांटना है। तो 45 का दोस्तों है बी, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये कथन सही नहीं है। 46 देखिए, भारतीय भाषाओं का के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो दोस्तों 46 का आपका है डी, सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है ना, यह जो कि भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन इनके अध्यक्षता में हुआ था। किनके? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के। 47 देखिए, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो 47 का दोस्तों है डी, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से ये ग्रहण किए जाते हैं। 48 देखिए, अवधी भाषा की शब्दावली है, क्या है? तो 48 का दोस्तों है सी, तद्भव बहुला है ये, इसमें तद्भव का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है ना। 49 देखिए, उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसका सब कुछ लुट गया। तो दोस्तों 49 का आपका है बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा, सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ, तो ये पता नहीं चल पा रहा, निश्चित नहीं हो पा रहा कुछ, इसलिए अनिश्चयवाचक ही होगा। ठीक है ना। 50 देखिए, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? पदबंध आपको बताना है। तो दोस्तों 50 का है ये क्रिया विशेषण का पदबंध है, क्योंकि धीरे शब्द जो है कि इसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए 51 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ठीक है ना। तो दोस्तों 51 का हो जाएगा सी, मकड़ी। ठीक है ना। 52 देखिए, 52 दिक् धन गज का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यह है दिग्गज। ठीक है ना, दिग्गज का संधि विच्छेद है। ठीक है। आगे देखिए 53 देखिए, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के हिंदी शब्द भंडार जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 53 का आपका हो जाएगा डी, 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी शब्द भंडार 4 प्रकार के होते हैं। 54 देखिए, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? ठीक है ना, ये दो विकल्प दिया हुआ, आपको बताना है। तो कौन सा विकल्प उचित है? तो दोस्तों 54 का है ए, शर और शिलीमुखी, यही शब्द जो है उचित है, बाकी सब उचित नहीं है, किसी में एक है तो एक नहीं है। 55 देखिए, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आप जानते हैं तुरंग का पर्यायवाची क्या है, इसमें दिया है बाज। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, बाज माने भी घोड़ा होता है। ठीक है ना। 56 देखिए, वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? तो वायु सखा का पर्यायवाची दोस्तों है अग्नि, ये बी सही हो जाएगा। 57 देखिए, स्वजाति शब्द का विलोम होगा, स्वजाति, तो स्वजाति का 57 का आपका हो जाएगा डी, विजाति। ठीक है ना। 58 देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? कैसा वाक्य, यानी किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों 58 का है ये बी, मिश्र वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, 58 का बी। 59 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो ये शुद्ध वाक्य इसमें क्या है? तो दोस्तों 59 का है बी, मैं कल घर जाऊंगा,
यह जो है यही शुद्ध वाक्य है 59 का बी। आगे देखिए 60, कौन सा वाक्य सही है। अब सही वाक्य आपको छांटना है, तो 60 का आपका हो जाएगा बी, बैल और बकरी घास चरते हैं, यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। 61 देखिए, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो उपकार को नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, ठीक है ना। तो दोस्तों 61 का यही सही है बी, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। एक होता है जो उपकार को नहीं मानता, देखो ये सही नहीं है, फंसाने के लिए दिया हुआ है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कृतज्ञ। आइए 62 देखा जाए। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द आपको बताना है, जिसने ऋण को चुका दिया है। तो दोस्तों 62 का आपका है बी, उऋण, कहते हैं हम उऋण हो गए, ऋण से उऋण हो गए। 63, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो 63 का दोस्तों आपका हो जाएगा डी। 63 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, ठीक है ना। आइए 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा, ठीक है ना, असंभव होना नहीं होगा। तो 64 का दोस्तों आपका है ए, चांद पर थूकना, ठीक है ना। इसमें जो है कि यह मुहावरा जो है असंभव होना ये नहीं होगा, इसका अर्थ को दूसरा होगा, बाकी सब असंभव होना के लिए ही ये तीनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ इस तरह का अगर प्रश्न अगर आता है तो दिमाग भ्रमित हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना, कुछ लोग समझते हैं होगा, नहीं, नहीं होगा, असंभव होना नहीं होगा, यानी कि इसका सही मुहावरा है, असंभव होने का सही मुहावरा है खरगोश के सींग निकलना, इसका एक मुहावरा है। दूसरा है पानी से घी निकलना। तीसरा है बालू से तेल निकलना। ये तीनों मुहावरे जो है यह असंभव होना का ही है, लेकिन चांद पर थूकना यह इसका मुहावरा नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है। 65 देखिए, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो 65 का दोस्तों है सी, बहुत भारी प्रयास करना, मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना। 66 देखिए, आगे कुआं पीछे खाई का मतलब क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 66 का ए, दोनों ओर विपत्ति होना। 67 देखिए, अति सक्रिय छात्रों की एक कक्षा में पाठों में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कला का कौन सा स्वरूप होगा। तो कौन सा स्वरूप होगा दोस्तों, तो 67 का आपका हो जाएगा बी, प्रदर्शनकारी कला। अगर अति सक्रिय छात्र हैं और एक कक्षा में पाठों में एकीकृत करने के लिए अगर कोई मतलब जो रूप होगा कला का, वह ये होगा प्रदर्शनकारी कला, ठीक है ना। आइए 68 देखिए, मुद्रण अभिन्यास स्थित प्रिंटिंग लेआउट मोड में हम क्या करते हैं। तो 68 का है बी, प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। आइए 69 हम लोग देखते हैं। 69, अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। तो दोस्तों 69 का आपका हो जाएगा डी, गर्म समाचार में रखा जाता है। 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों 70 का है ए, योजना विधि, ठीक है ना। 71 देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है। तो 71 का दोस्तों हो जाएगा सी, कलात्मकता। 72 देखिए, जन संचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों 72 का आपका हो जाएगा बी, पत्रिकाएं नहीं है, ठीक। 73 देखिए, कृष्णैकत्वम संधि, शब्द में संधि है, आपको बताना है। 73 का है बी, ये वृद्धि संधि है, क्योंकि कृष्णधन एकत्वम होगा ये, ठीक है ना, ये वृद्धि संधि है। आइए 74 देखिए, निम्नलिखित शब्द में नय तत्पुरुष कौन
तत्पुरुष समास कौन है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 74 का है सी, अभाव, ठीक है ना, जहां अ से जुड़ा हुआ, जिसका अर्थ नकारात्मक हो, नो नहीं से इसका अर्थ लिया जाए, अगर कोई शब्द आता है तो नय्य तत्पुरुष समास होता है, ठीक है ना। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 75 का है सी, राजा निर्वंशिया, सॉरी असंगत हम बोल दिए होंगे शायद, संगत है, मतलब कौन सही है आपको ये बताना है। तो राजा निर्वंशिया जो है ये कमलेश्वर का यही संगत है, बाकी एक भी संगत नहीं है, क्योंकि जिंदगी और जोंक धर्मेश भारती का नहीं है, बंद गली का आखिरी मकान ये मोहन राकेश का नहीं है, इंसान के खंडहर ये अमरकांत का नहीं है, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का यही सही है, ठीक है ना। आइए 76 देखिए, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। अब औरतें हैं वे झूठी सती है, वे शायद नहीं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है। तो दोस्तों कथन पूछ रहा है, तो 76 का आपका है ए, ये कमलेश्वर का ये कथन है, ठीक है ना। 77 देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 77 का आपका है ए। तो ये किस तरह से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो सुमेलित करना है वह ऐसे है, 3 4 1 2, 3 का मतलब होगा एक का 3, उसके बाद से 4, 3 4 1 2। तो अब इसका मिलान देख लीजिए, आपका जो कृष्णचंद्र का 3 है ना, तो 3 आपका हो जाएगा, कृष्णचंद्र का हो जाएगा महुए का पेड़, आप इसको लगा लीजिए। इसके बाद 4 देखिए, 2 का जो 4 है हरिशंकर परसाई का जो है, यह है 5 रुपए की आज़ादी, ठीक है ना। उसके बाद से 1 है, तो 1 क्या है ये देख लीजिए, सी का 1, सी का मतलब राजेंद्र यादव का, राजेंद्र यादव का जो 1 है वह है जहां लक्ष्मी कैद है, और उसके बाद से जो डी है मतलब कमलेश्वर, तो कमलेश्वर का है 2, और दूसरा इसमें क्या है राजा निर्वंशिया। क्लियर हो गया। चलिए आइए अब हम लोग 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो है कि दोस्तों 78 का हो जाएगा सी, सी का मतलब बी और डी दोनों विकल्प सही है। बी का मतलब वह उद्धत और चंचल लड़की थी और पुस्तकें पढ़ने की ज्यादा शौकीन, बी और डी नहीं, चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की, वह क्या कैसी थी, 2 तरह की थी, उद्धत और चंचल लड़की थी, और वो जो है कि चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, ये दोनों उसके लिए लागू होता है मालती के लिए, ठीक। आइए 78 देखिए, 79, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती, यह तो उनकी प्रकृति थी, जीवन विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है। तो दोस्तों 79 का है बी, कफन। 80 देख लीजिए, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, समांतर कहानी आपको बताना है। तो दोस्तों कमलेश्वर है समांतर कहानी के प्रवर्तक, ठीक है ना। 81 देखिए, राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो दोस्तों राग दरबारी जो है आपका ये उपन्यास है, ठीक है ना। 82 देखिए, 52 ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। तो दोस्तों 82 का आपका हो जाएगा सी, यह किसका कथन है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का कथन है, और ये जो कि मैलांचल से लिया गया है, ठीक है। आइए 83 देख ले जाए, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, 83। तो बाण भट्ट की आत्मकथा में भट्टिनी है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर तो अवश्य कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए आपकी मर्जी है, लेकिन लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिए। 84, 84 का देखिए, प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो 84 का है डी,
भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे और वे दिन। ठीक है ना, तो ये जो है कि यही सही है डी। पहले भाग्यवती है, उसका नदी के द्वीप, फिर अंधेरे बंद कमरे, फिर वे दिन है। ठीक है ना। 85 देखिए, जसपाल का झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण है। क्या कारण है? तो दोस्तों 85 का आपका है बी। कारण क्या है? उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। ठीक है ना, इसीलिए वो लोकप्रिय है। 86 देखिए, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो 86 का आपका हो जाएगा ए, वृंदावन लाल वर्मा। 87 देखिए, अमृतलाल नागर द्वारा रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला उपन्यास चुनिए। तो सही कालक्रम वाला उपन्यास आपका हो जाएगा 87 का है ए। ठीक है ना। पहले क्या है? बूंद और समुद्र है, उसके बाद क्या है? सुहाग के नुपुर है, उसके बाद अमृत और विष, और सबसे अंत में मानस का हंस है। ठीक है ना, तो इसको याद करना जरूरी है। 88 देखिए, राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चुक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों 88 का है बी। 88 क्या है? बी। प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी का ये कथन है। ठीक है। आइए 89 देखा जाए, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है? तो दोस्तों 89 का आपका हो जाएगा ए, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। 90 देखिए, 90 क्या कह रहा है? 90 है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों 90 का आपका है ए। 90 का क्या है? ए। अब ए देख लिया जाए क्या है। सबसे पहले श्रीधर पाठक हैं, उसके बाद अद्विजा सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, और सबसे अंत में राम नरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है ना, तो इसी क्रम से आपको याद कर लेना होगा। आइए 91 देखा जाए, इनके इतना सुनते ही पात जी श्री अकबर शाही आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्ति का संबंध है। बहुत अच्छी पंक्ति है और डीपली क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल का है ये। तो 91 का दोस्तों है बी। अक्सर पूछता है कि चंद्र छंद वर्णन की महिमा नामक के पुस्तक का ये अंश है, इसलिए अक्सर पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। 92, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? तो 92 का हो जाएगा आपका बी, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। ठीक है ना। 93 देखिए, अज्ञे की कहानी, अज्ञे की रचना है, क्या है? तो 93 का दोस्तों है बी, हरी घास पर क्षण भर। 94 देखिए, कौन सी काव्यकृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? आपको यह बताना है। तो दोस्तों 94 का है डी, बुनी हुई रस्सी। 95 देखिए, मछली घर नामक काव्य संग्रह का के संपादक हैं। तो 95 का दोस्तों हो जाएगा बी, विजय देवनारायण शाही। मछली घर ये काव्य संग्रह है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 96 देख लिया जाए, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो दोस्तों 96 का जो क्वेश्चन है वह उसका उत्तर होगा ए। ठीक है ना, एक बूंद सहसा उछली से लिया गया है, या फिर हो सकता है किसी दूसरे से लिया गया हो, सॉरी हमको मालूम नहीं है कंफर्म, लेकिन ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बूंद सहसा उछली तो यात्रा वृत्त है, हो सकता है उसमें से हो, चाहे किसी दूसरे से, नहीं मालूम। आगे देखिए 97, किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है? 97, तो 97 का है ए, तार सप्तक के कवियों को। 98 देखिए, यह दीप
यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो दोस्तों इसका है डी, व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह जो है कि उस कथन के लिए यह दीप अकेला के लिए कहना चाहता है। आइए 99 देखा जाए, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि है? यानी तार सप्तक का मतलब प्रथम तार सप्तक का कवि से मतलब है, ठीक है ना। तो 99 का दोस्तों हो जाएगा सी, अज्ञेय। बाकी 100 नंबर का क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? इसमें सन पूछ रहा है, तो दोस्तों यह 1936 में, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। आइए 101 देखा जाए, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो दोस्तों 101 का है ए, तुलसीदास, ठीक है ना। उसके बाद 102 देखा जाए, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या कवि कहा है? तो दोस्तों 102 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। 103 देखिए, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भावों के सामंजस्य पर विचार व्यक्ति के सामरस्य लिखा हुआ है, ठीक है ना, सामंजस्य पर विचार किए हैं? तो 103 का दोस्तों हो जाएगा डी, बीड़ा पर, ठीक है ना। 104 देखिए, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? आपको ये बताना है। 104 का ए, 1935 में, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। 105 देखिए, 105, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। तो 105 का है ए, अनामिका महादेवी वर्मा का नहीं है, आप जानते हैं, और ये तीनों सही है, ठीक है ना। 106 आइए, रधिया महादेवी वर्मा की किस संस्मरण की पात्र है? रधिया आपको बताना है। तो 106 का हो जाएगा सी, बदलू नामक जो संस्मरण है उसकी पात्र है रधिया। 107 देखिए, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? गोत्र पूछ रहा है, तो 107 का सी, अक्सर पूछता है काम, ये काम गोत्र से, और श्रद्धा का ही नाम जो है कि कामायनी है, इसलिए काम से इसका नाम कामायनी पड़ा हुआ है, ये इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 108 देखिए, द्विवेदी युग की वह साहित्यकार जिसने कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। 108 का ए, नाथुराम शंकर को ये सब उपाधि दिया गया है, कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंद्र या फिर साहित्य सुधाकर। 109 देखिए, मधुप उपन्यास से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मधुप किसका नाम है, पूछा जाता, अक्सर पूछा जाता है। 109 का है दोस्तों बी, मैथिली शरण गुप्त। 109 का बी, मैथिली शरण गुप्त। 110 देखिए, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो 110 का हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। 111 देखिए, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो दोस्तों 111 का आपका हो जाएगा 111 का सी, पुनर्जागरण काल, ठीक है ना। सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेल किस कवि की रचनाएं हैं? तो 112 का है सी, किसका? घनानंद का। 113 देखिए, बिहारी की रचना का काव्य, बिहारी की रचना का नाम क्या है? क्या नाम है, आपको ये बताना है। 113 का बी, बिहारी सतसई। 114 देख लीजिए, रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? रचना काल पूछ रहा है, तो 114 का दोस्तों है बी, 1601 ईस्वी, 1601, ठीक है। 115 देखिए, रीतिकालीन कवि, रीतिकालीन किस कवि को ऋतुवर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? तो दोस्तों 115 का हो जाएगा सी, सेनापति जो है रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ ऋतुवर्णन के कवि ने प्रकृति के चितेरा
यही रहे हैं, इनको कहा जाता है। 116 देखिए, 116, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? कृष्ण काव्य किस भाषा में है? तो दोस्तों ब्रज भाषा में ही, सब लोग जानते हैं। 117 देखिए, भक्तमाल के रचयिता कौन है? आप सब जानते हैं 117, 117 का हो जाएगा सी, नाभादास इसके रचयिता हैं। 118 देखिए, रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? तो दोस्तों 118 का सी, सीताराम संवाद का संबंध उसमें नहीं है। 119 देखिए, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए किया था? तो 119 का है बी, विनय पत्रिका से किया था, ठीक है ना। 120 देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो 120 का हो जाएगा बी, 4, यानी तुलसीदास के कुल कितने कृतियों में, 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। आइए 21 देखा जाए, 121, साहित्य को सुरसर सम किसका हितकारी घोषित किया गया है? तो दोस्तों 121 का हो जाएगा डी, गोस्वामी तुलसीदास ने, ठीक है ना। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूरा किया था? तो 122 का आपका हो जाएगा सी, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, याद रखेंगे, अक्सर पूछता है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? 123 का आपका है ए, किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। 124, संबत 1375 से 1700 तक साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो दोस्तों आपका 24 का हो जाएगा डी, ये भक्ति भाव का समय सीमा है ये, ठीक है ना। 125 और इस सेट का अंतिम प्रश्न, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो दोस्तों 125 का आपका हो जाएगा ए, धर्मसूरि। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरि। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट हुआ, और आप अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बताया हूं कि आप थोड़ा सा हमको कमेंट करके बताएंगे कि इस सेट में आप कितना कर पाते हैं। अगर 100 के नियर अबाउट कर ले जाते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा टफ लेवल का है, थोड़ा सा कठिन प्रश्नों का संकलन इस सेट में आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, क्योंकि सामान्य प्रश्न तो आपको आता ही आता है, उसको बार बार वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अलग हट करके वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके पास एक नए ज्ञान का सृजन हो, ठीक है ना, और पुराना ज्ञान तो बना रहे, ये जरूरी भी है, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।